प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, इस संकट की घड़ी में हमको एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विश्व महाशक्ति के रूप में हमारे राष्ट्र को देखना है। तो हमको हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जो राष्ट्र को जन संबोधित किया गया है, उनकी बातों को ध्यान में रखना होगा और उन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए हमको इस वैश्विक महामारी से भी लड़ना है और भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है और आत्मनिर्भर भी बनना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय साथियों, हमने ज्योग्राफी देखा था। ज्योग्राफी का जो पार्ट हमने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में हमने देखा था, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सौरमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ। ये 4 टॉपिक हमने कवर किए थे। यदि आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप बिगनिंग क्लासेस जो यूट्यूब है चैनल है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs तैयार किया हूं और यदि आप इनका रिवीजन करते हैं तो आपका लगभग ज्योग्राफी के काफ़ी कुछ क्वेश्चन यहां से कवर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये पहला प्रश्न है कि ग्रह के टुकड़े के छोटे समूह, देखिए ग्रह के टुकड़े के छोटे समूह सीमित होते हैं और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमते हैं को कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये देखिए, ये हमारा जो है बाहर की ओर बृहस्पति है, ये बीच में मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? यही हमारे क्या है? क्षुब्ध ग्रह है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करते हैं। ये छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो आपको पता होगा कि ये देखिए, ये सूर्य है और उसके चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार में जो परिक्रमा लगा रहे हैं, ये समस्त ग्रह उपग्रह हैं और समस्त आकाशीय पिंड है, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड का मूल बिंदु है। तो देखिए, ये जो काम किया था सर्वप्रथम किसने? कोपरनिकस ने ही बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड का मूल बिंदु है और पृथ्वी से समस्त ग्रह उपग्रह इसकी परिक्रमा लगाते हैं। कैसे? दीर्घवृत्ताकार में। अगला प्रश्न है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। न्यूटन ने तो आपको पता होगा ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी इन्होंने बताया है। गैलीलियो, इनका नाम भी आप जानते हो, दूरबीन की खोज। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। आपको पता होगा कि सूर्य जो है, सूर्य में हाइड्रोजन और क्या होता है? हीलियम। 71% भाग पर क्या 71% क्या है? यहाँ पर हीलियम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और जो 26 जो है 5 ये क्या है? हीलियम है। बाकी अन्य अक्रिय गैसें हैं इसमें, देखिए, और अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ हैं।
ये देखिए हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में तब्दील होते जाती है, और आपको पता होगा जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ये यही सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन और हीलियम। ये देखिए इस चित्र को आप ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको फोटोस्फीयर भी है, इसमें आपको क्रेटीन भी है, कौन सा कोर सेक्टर है, इसके अलावा सौर ज्वाला क्या होती है, ब्लैक होल की घटना क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। चलिए अगला है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है जब हमारा सूर्य जो है उत्तरायण होता है, क्या होता है? उत्तरायण होता है, अर्थात ये उत्तरायण होता है, और ये कब होता है कर्क रेखा पर? 21 जून के आसपास। तो 21 जून में जो है मध्यरात्रि वहाँ पे जो है रात को सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे मैं इन चारों डेटों की चर्चा करूँगा। चलिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 71% है। अगला, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया था। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में है? अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, उपसौर और उपसौर एंड अपसौर, इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य की दूरी है। एक कंडीशन ऐसी होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, और दूसरी स्थिति रहती है जब मिनिमम होती है। तो ये मिनिमम वाली स्थिति उपसौर कहलाती है और मैक्सिमम वाली स्थिति अपसौर कहलाती है। ये एमपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया प्रश्न है। तो जो उपसौर की स्थिति होती है ये जनवरी में होती है। कब होती है? लगभग 3 जनवरी के आसपास होती है ये। चलिए आगे आपको ये प्रश्न और अच्छे से क्लियर होगा विथ डायग्राम। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। और जल कैसा होता है? वैसे तो जल का कोई कलर नहीं होता और कोई स्वाद नहीं होता। तो जब हम देखते हैं अंतरिक्ष से तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और आपको पता होगा कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया है। हालांकि मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना खोजी जा रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शनि वह ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाई जाती हैं। इन वलय की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है, या सिस्टर प्लैनेट ग्रह किसे कहा जाता है? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। इसको सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि शाम के समय और सुबह सुबह दिखाई देता है, अर्थात मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिन व रात होने का कारण क्या है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की 2 स्थिति होती है। एक होती है परिक्रमण काल और दूसरा होता है परिभ्रमण। देखिए परिभ्रमण का अर्थ होता है कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है? चक्कर लगाती है। जैसे आपने वो कर्पूर गौरम वाली आरती देखा होगा, तो उसमें हम अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। और जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो उसके आसपास परिक्रमा लगाते हैं, तो वो परिक्रमण कहलाता है ना, परिभ्रमण। पृथ्वी की परिभ्रमण अवधि कितनी है? 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड के आसपास है, अर्थात हम लगभग 24 घंटे मानते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या काम करती है?
24 घंटे में जो है एक पूरा चक्कर लगाती है 360 डिग्री। तो इसके अक्ष पर घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि परिक्रमण क्या होता है। तो परिक्रमण जो होता है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और 365 से ही 1/4 दिन में पूरा करती है। आपको पता होगा, 6 दिन में 1/6। तो आपको पता होगा 65 दिन में जब ये पूरा करती है तो आपको पता होगा कि हम केवल 365 दिन ही काउंट करते हैं। जो 6-6 घंटे बच जाते हैं हमारे, उनको प्रत्येक चौथे वर्ष में हम काउंट करते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष हमारा लीप ईयर होता है 366। आपको पता होगा इस वर्ष फरवरी कितनी की होती है, 29 की। जैसे अभी 2020 लीप ईयर था और आपको पता होगा कि लीप ईयर में फरवरी कितने की थी, 29 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न क्लियर कर दूँ। 21 मार्च, ये देखिए 21 मार्च है और ये हमारा 23 सितंबर है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि सूर्य जो है क्या काम कर रहा है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 21 मार्च है ना, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इस समय भूमध्य रेखा पर दिन और रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। दूसरा प्रश्न कि यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है, अब सूर्य हमारा 21 जून के आसपास कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको हम ग्रीष्म आयतांक कहते हैं 21 जून के आसपास। तो ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। फिर क्या होता है, 22 दिसंबर के आसपास जो है हमारी स्थिति जो है दक्षिणायन हो जाती है। अर्थात सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कब, 21-22 दिसंबर के आसपास। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो वो ग्रह कौन सा है, बुध है। देखिए ये हमारा सूर्य है और सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। अब बुध है, इसको आसपास घूमना है तो इसको कम समय लगेगा, तो जल्दी से ये क्या काम करेगा, सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। और जैसे ग्रह की दूरी बढ़ते जाएगी, बुध के बाद ये शुक्र आएगा, ये दूर हो जाएगा तो इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका आंसर क्या है, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि किसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो वो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। अगला है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। देखिए अभी मैंने चर्चा किया था इससे पहले उपसौर पर, अब ये प्रश्न कर रहा है अपसौर की। तो स्थिति क्या कहलाती है, सर्वाधिक दूरी, ये कहलाती है हमारी कौन सी, अपसौर। ये देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी सर्वाधिक, ये लगभग कब, 4 जुलाई के आसपास, और ये 3 जनवरी के आसपास ही स्थिति निर्मित होती है। तो ये स्थिति कहलाती है उपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। और अपसौर क्या है, जब मैक्सिमम दूरी होती है। दक्षिण आयतान, इसको क्या बोलते हैं हम, 22 दिसंबर के आसपास। उत्तर आयतान ये होता है 21 जून के आसपास। चलिए एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया था, आपको डायग्राम बनाना था और इस तरीके से एलेबोरेट करना था। 3 नंबर का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। अभी हमने चर्चा किए थे कि जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो
तो मकर रेखा पर क्या चमकता है, लंबवत चमकता है। तो इस कंडीशन में मकर रेखा पर सबसे बड़ा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुप्त। तो यहाँ पर सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। मैं आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति है वो रात को अंधेरे में रेगिस्तान क्षेत्र में भटक जाता है तो वो किसका सहारा लेगा। तो आपको पता होगा कि वो किसका सहारा लेगा, वो ध्रुव तारे का सहारा लेगा, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और उसको उत्तर दिशा मानकर वो उस किसी भी कंडीशन में अपनी दिशा को निर्धारित कर सकता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है। और आपको पता होगा कि हमने मंगलयान मिशन भी यहाँ पर पहुँचाया है जहाँ हमको शुष्क बर्फ और भी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कब समान होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है, ये देखिए ये सूर्य लंबवत चमक रहा है भूमध्य रेखा पर, तो 21 मार्च व 23 सितंबर के आसपास जो है भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो आपको पता होगा चंद्रमा पर है, ठीक है, कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। देखिए ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे नज़दीक का, ये पूछ रहा है कि आकाश में सौर मंडल में जो है हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार। ये देखिए ये सूर्य है और ये क्या है, साइरस, क्या है, साइरस। ये जो है सबसे चमकीला तारा, आकार में भी आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये अत्यधिक दूरी पर है। अगला प्रश्न है, हैली नामक पुच्छल तारे का नाम सुना होगा आपने। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 76 वर्ष होता है। और आपको पता होगा कि ये प्रत्येक 76 वर्ष में जो है ये दिखाई देता है। और अब ध्यान रखिएगा ये अभी कब दिखाई दिया था, 1986 में। अब इसमें आप 76 जोड़ दीजिए तो ये पुनः कब दिखाई देगा, तो ये आगे दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए इसमें एक पूंछ बनी होती है, ये देखिए पूंछ बनी हुई है, ठीक है, धूमकेतु में। अगला प्रश्न आता है कि हमेशा सूर्य के विपरीत इसकी पूंछ क्यों होती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है। तो आपको पता होगा कि सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका सर्वाधिक घनत्व है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। तो टाइटन आपको पता होगा ये शनि का उपग्रह है और ये वायुमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका स्वयं का वायुमंडल भी है। अगला है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक अक्षीय झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ है। तो आपको पता होगा कि अरुण जो है, अरुण का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है, इसलिए अरुण ग्रह को हम क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा ग्रह भी बोलते हैं, सर्वाधिक अक्षीय झुकाव है इसका।
अगला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रह में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो देखिए, सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? ये सूर्य है। सूर्य से सबसे दूरी पर जो भी ग्रह होंगे, है ना, तो वही सबसे बड़ा, सबसे दूर होगा, तो उस पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? नेपच्यून ही है जो सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो अरुण और वरुण है, ठीक है, अरुण और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसको रात की रानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर भी है ये, ठीक है, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। इसमें अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन जैसे कई महत्वपूर्ण, इसके अलावा अमोनिया, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसें भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि नंगी आंखों से, मतलब खुली आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। शनि ग्रह है, उसमें आपको पता होगा ऐसी वलय पाई जाती हैं, ये वलय दिखाई देती हैं। ये यूरेनस की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने ही यूरेनस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? चंद्रमा पर स्थित है। और चंद्रमा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? लिबनीज। क्या है? लिबनीज। इस चंद्रमा की पर्वत चोटी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है, मतलब 1 सेकंड और कुछ माइक्रो सेकंड, तो हम क्या कहेंगे? 2 सेकंड से कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? ये भी कौन है? चंद्रमा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। बिल्कुल नहीं, केवल अपकेंद्री बल नहीं, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है, उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। ये भी बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न, अगला ऑब्जेक्टिव है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भोज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए कई बार जो है, ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा? ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भोज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ उसके दूर क्षिप्त हो जाती। ये देखिए धूमकेतु है, ये धूमकेतु आपको दिखाई दे रहा है, 1986 में दिखाई दिया था, 76 वर्षों के अंतराल में। अगला प्रश्न है, क्षुब्ध ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी सिविल सर्विस में पूछा गया प्रश्न है, क्षुब्ध ग्रह। अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारे, ये लगभग 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को मैंने कलेक्ट किया है। अब मैं एक प्रयास करूंगा कि एवरीडे एमपीपीएससी 2014 से लेकर 19-18 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको एवरीडे मैं
कंप्लीट करवाऊंगा, साथ में ज्योग्राफी, सभी के मैं एमसीक्यूज स्पेशल लेने वाला हूं, जो कि हमारे एमपीपीएससी 2020 को प्री टारगेट करते हुए होगी। क्षुब्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं, बिल्कुल सही। अधिकांश क्षुब्ध ग्रह छोटे होते हैं, किंतु उनका कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। क्षुब्ध ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि, देखिए बृहस्पति और शनि, अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्षुब्ध ग्रह बृहस्पति और किसके बीच परिक्रमा करते हैं, मंगल के बीच, आपने डायग्राम भी देखा था। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारा कौन सा तीसरा आंसर गलत है, मतलब तीसरा पॉइंट गलत है। तो देखिए तीसरा यहाँ पर भी है, तीसरा यहाँ पर भी है, तीसरा यहाँ पर भी है। अगर आपको ये पॉइंट पता था तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 सही। ये देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुब्ध ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अगला है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या स्थिति निर्मित होती है। तो देखिए सूर्य ग्रहण मैंने आपको बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जैसे ये देखिए ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, दोनों के बीच में क्या है, चंद्रमा आ गया है। तो चंद्रमा की परछाई कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी पर पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या को होता है ना, कब होता है, अमावस्या को होता है। अगला प्रश्न आता है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग सूर्य का दिखाई देता है, तो वो कौन सा है, किरीट या कोरोना। ये जो अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है ये अलग है, ये सूर्य के आसपास का जो आभा मंडल है उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय। अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो मैंने आपको बताया कि सूर्य का किरीट भाग है ना, जिसको हम कोरोना भी बोलते हैं, ये दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो अभी हमने बताया कि ये सूर्य है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, और दोनों के बीच में क्या आ गया है, चंद्रमा आ गया है। अभी आपने डायग्राम देखा है तो इससे ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला है सूर्य ग्रहण की स्थिति, ये क्वेश्चन भी सेम है आपका, आपने डायग्राम देखा है, बिल्कुल सॉल्व होगा। हाँ ये प्रश्न पर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है। सिजगे, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं अर्थात 180 डिग्री पर होते हैं, तब ये देखिए ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तीनों एक सिद्ध पर दिखाई दे रहे हैं, यही स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी। और इसी समय क्या आता है, ज्वार और भाटा। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा जो ज्वार आता है वो इसी समय आता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इसमें काम करती है, विशेष रूप से चंद्रमा की। चलिए चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब क्या पृथ्वी बीच में आ गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, सूर्य का जो भाग है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पृथ्वी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी वहाँ पे क्या काम कर रही है, एक पर्दे का काम कर रही है, और वो अब कहाँ पे प्रछाया दिखाई दे रही है, पृथ्वी की चंद्रमा पर। तो पूर्णिमा होते हुए भी चंद्रमा पर क्या है, अंधेरा छाया होता है। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। ये आंसर होगा इसका। चलिए डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, आपके काफी प्रश्न बनेंगे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी तक सबसे ज़्यादा जो ग्रह होते थे वो किसके होते थे, बृहस्पति के होते थे। अब सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं, शनि के हैं। मैं अपडेट बता रहा हूँ, 82 उपग्रह किसके हो गए हैं, शनि के हो गए हैं। और बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, तो बृहस्पति ये शनि के 79 बृहस्पति के हैं। शुक्र के तो कोई है ही नहीं, मंगल के फोबोस और डेमोस के बाद 2 ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको पता होगा कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद दूसरे नंबर का कौन सा है, शनि है सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर यूरेनस, चौथे नंबर पर पृथ्वी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 4 3 है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 ये। ब्लू मून परिघटना क्या होती है। तो देखिए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए ना, ये देखिए एक ही माह में क्या हो रहा है कि 2 पूर्णिमा आ गई है, इसकी वजह से जो है यही घटना क्या कहलाती है, ब्लू मून सॉरी। अगला, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा कि हमारी जो 0 डिग्री देशांतर है ना, इसको ये हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये यहाँ से ये 0 डिग्री ये कहाँ से ली गई है, ग्रीनविच लंदन से ली गई है, और यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय भी निर्धारित करती है। तो ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किन देशों से होकर नहीं जाती है। चलिए, आपने अगर मेरे बहुत ही अच्छे ट्रिक से मैंने आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं किन किन देशों से होकर गुजरती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको ध्यान में होगा तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि मकर रेखा किससे, A² ऑस्ट्रेलिया और क्या था, आयरलैंड, B² ब्राज़ील और बोट्सवाना, C चिली मतलब चिली से भी होकर गुजरती है, फिर D दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से भी होकर गुजरती है, ठीक है, अर्जेंटीना से भी होकर गुजरती है। कौन सा देश बच गया, फिलीपींस, यहाँ से होकर नहीं गुजरती। P² M² N ये था पैरुग्वे, पर्सिया है ना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। चलिए, अगला है, भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताया था। कौन सी, कोबरा काकी सोई, कोबरा काकी सोई, कहाँ सोई, भूमध्य रेखा पर सोई। गैम और जागित क्या बोली, ओई, है ना। आप ट्रिक में देखो, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, कीनिया, सोमालिया, इक्वाडोर, गेबान, मलेशिया, युगांडा, इंडोनेशिया, इन देशों से होकर क्या गुजरती है हमारी। यहाँ पे कहीं पे इथोपिया आया क्या, नहीं आया। ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया नहीं। ये देखिए, कोबरा, कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, एमपीपीएससी में भी आप मैप के माध्यम से भी कर सकते हो, लोकेशन भी देख सकते हो। चलिए, अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखिए, मानचित्र पर जो आपको अक्षांश और देशांतर रेखा दिखाई दे रही है, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है, एक दूसरे के
को लंबवत पर काटती है। ये देखिए एक दूसरे को, ये अक्षांश रेखा है, ये हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखा है ये। और ये हमारी कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। ये कौन सी है, देशांतर रेखा। तो ये लंबवत होती है ना, कैसी होती है, लंबवत पर काटती है। अच्छा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, यदि हम इन ध्रुव को 90 ऊपर 90 नीचे, अगर हम इन ध्रुव को शामिल ना करें तो ये कितनी होती है, 179। अदरवाइज इन ध्रुव को शामिल कर दें तो 181। ऐसी हमारी देशांतर की संख्या कितनी होती है, तो देशांतर 180 इधर होती है और 180 इधर होती है। तो इस तरीके से कितनी होती है, 360। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है MPPSC में, ये कौन सा, सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। अगला है भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या करना था, मैक्सिको यहाँ से नहीं होकर गुजरती, क्योंकि कोबरा, काकी, सोई, कब, गेम देखते समय, यू है ना, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, कीनिया, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, कीनिया, सोमालिया, इक्वाडोर, गेवान, मलेशिया, युगांडा, इंडोनेशिया, इन देशों से होकर गुजरती, मैक्सिको नहीं आया। हाँ, मैक्सिको किस कर्क रेखा गुजरती है, मैंने आपको बताया था कर्क रेखा का भी। मे मामा कौन थे, ओबामा, उनकी लड़की कौन थी, मिस अलीना। भारत में क्या देखने आए थे, भारत में क्या देखने आए थे, चीता, है ना। इन देशों से होकर क्या, चीता देखने आए थे। इन देशों से होकर क्या, कर्क रेखा। तो मैक्सिको, ये देखिए यहाँ से कर्क रेखा गुजरती, ना कि मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको पता होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जीरो विषुवत रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा ही बोलते हैं, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। हमारा आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या। तो आपको पता होगा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोरे। ये कितनी होती है, 111.3। और सर्वाधिक ये कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है दूरी। अगला है कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, यही कथन असत्य है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 180 इधर 180 इधर 360 होती है, जब तो पृथ्वी जो है 360 पे 24 घंटे में चक्कर लगाती है ना। तो ये 360 होती है, इसलिए ये आंसर सही, बाकी सब सही है इसमें। अगला प्रश्न है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। मैंने अभी आपको बताया कि दो देशांतर, देखिए देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर, जो कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। तो प्रिय साथियों, आशा है कि आपको ये MCQs पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इनको तैयार किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के MCQs जो है इसमें मैंने कलेक्शन किया है। मैं इसी तरीके से आगे भी टॉपिक वाइज जो है MCQs बनाते रहूँगा। थैंक यू।